देखिए क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कूलम लॉ पे बेस्ड है। अब क्या है क्वेश्चन, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी सी पे चार्जेस दिए हुए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लस क्यू एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पे फोर्स निकालना है, यहां पे प्लस क्यू है, ये सेंट्रॉइड है। तो हम क्या जानते हैं, सेंट्रॉइड में ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहां जो कट करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, तो यही ओ जो पॉइंट है, यहां पे ओ जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ठीक, अब यहां पे फोर्स निकालना है और फोर्स निकालना है तो कूलम्स लॉ यूज होगा। कूलम्स लॉ यूज होगा तो कूलम्स लॉ क्या होता है, देखिए दो चार्जेस हैं अगर प्लस Q1 प्लस Q2, इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है, कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको k लिखते हैं और Q1 Q2 इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और r स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलम्ब फोर्स का इक्वेशन। अब यहाँ पे k क्या है, k को लिखते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter and epsilon r equal to 1 होता है for air medium। ठीक, तब ये चीज आप जब पुट करते हैं तो इस k का वैल्यू क्या आ जाता है, k का वैल्यू आता है 9 into 10 to the power 9। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आप याद रख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और एप्सिलॉन r का वैल्यू, यही वैल्यू आ जाएगा वहां पे। तो k का वैल्यू आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं 9 into 10 to the power 9। तो चलिए इसमें क्या देंगे हम, r इज इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंपॉर्टेंट है। चार्जेस तो दिए हुए हैं पर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तब जाके आप फाइंड कर पाएंगे यहाँ पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज q। तो देखिए सबसे पहले हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर ये पूरा लेंथ फाइंड कर लें हम, तो ये एक रेशियो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड जो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन 2:1 का रेशियो होता है, मतलब ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। अगर इसका लेंथ मान लीजिए हम L मान लें यहां से यहां तक, है ना, तो ये 2/3 L और ये 1/3 L, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा लेंथ। तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पूरा लेंथ फाइंड करना होगा। इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको अगर हम A से C तक, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको दिया हुआ है कि इसका भी लेंथ L है, इस BC का लेंथ भी L है और AB का लेंथ भी L है। क्या दिया हुआ है, एक चीज और, कि लेंथ ऑफ AB मतलब साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हुए क्वेश्चन में, BC is equal to AC equal to L, ये दिया हुआ। अब ये जब L फाइंड है आपको, तो इसको अगर प्रोजेक्ट करें हम इस तरफ, प्रोजेक्शन इस लाइन की तरफ करें, तो ये फाइंड हो जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, अब इसको मिटाते हैं। देखिए इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन के लिए एंगल फाइंड होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, अब 60 डिग्री अगर टोटल एंगल है तो इसका डिवीजन बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ डिवीजन कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, उसी तरह से ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितना होते हैं, 60 60 डिग्री क्या होते हैं।
ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए तीनों एंगल, तीनों साइड अगर सेम तो तीनों इंटरनल एंगल भी सेम होता है। अब देखिए ये 30 डिग्री है, इसको हम ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी, और इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ए सी कॉस 30 डिग्री, और ए सी का लेंथ कितना है? एल है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो ये हो गया आपका √3/2। ओके, अब ये फाइंड कर लिया आपने, और अभी मैंने आपको बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 2 का रेशियो होता है, 2/3 ये 1/3 ये। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिए फोर्स निकालने के लिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो डिस्टेंस तो आपको ये चाहिए ना, ये पूरा लेंथ की जरूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस ये चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पहले ये लेंथ निकाले। अब ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड में इसका रेशियो क्या होता है। अगर ये पॉइंट सेंट्रॉइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो इसका लेंथ का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। तो 2/3 ये 1/3 ये, तो हम लिख सकते हैं ए ओ, ये ओ पॉइंट हमने मान लिया है ना, ये ओ पॉइंट माना है, तो आप लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ ए डी, 2/3 ऑफ ए डी, और ए डी क्या निकाला आपने? √3/2 इंटू एल। तो ये 2 कैंसिल, √3 से यहां पे हो जाएगा 1/√3L। अब देखिए ए ओ फाइंड हो गया। अब सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो वी कैन से दैट एज इट इज AO, वी कैन फाइंड BO, वी कैन फाइंड CO, all these lengths are equal। ठीक, सिमिलरली हम बोल सकते हैं BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू 1/√3L। ठीक है, अब देखिए सारे लेंथ पता हो गया, अब कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं फोर्स। देखिए इसका एक अलग फिगर हम बनाते हैं। फिर अब देखिए ये डिस्टेंस फाइंड हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड हो गया, यहां का यहां का डिस्टेंस, यहां के यहां। तो एक फोर्स जो आएगा इधर, इसको देखिए अलग अलग के पेन से देखते हैं, इसको फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये फोर्स जो आया, ये इसको हम मान लेते हैं F1। ठीक है, अब ये चार्ज इस पे जो रिपल्सिव प्लस प्लस चार्ज है, तो ये रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम मान लेते हैं F2, और ये चार्ज Q इस पे जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इसको हम मान लेते हैं F3। ठीक है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन ये होगा बाद में रखें। अब देखिए इन दोनों फोर्स का अगर प्रोजेक्ट करें हम इस तरफ, है ना, तो ये जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स ये होगा, है ना, और एक फोर्स ये होगा, तो दोनों अपोजिट साइड फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ये दोनों फोर्स क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब इसका प्रोजेक्शन इस साइड देखिए, इस साइड दोनों का प्रोजेक्शन एक एक फोर्स होगा उस साइड, तो वो क्या होगा ये देखिए। अब हम मान लेते हैं ये जो फोर्स है इसको हम मान लेते हैं F4, इसका प्रोजेक्शन इस साइड, इसका प्रोजेक्शन इस साइड, जो इक्विवेलेंट फोर्स है दोनों का उसको हम F4 मान लें। मतलब F4 क्या है आपका यहां पे? F4 क्या लिख सकते हैं? F2 और प्लस, देखिए क्या लिख सकते हैं? F2, इसका एंगल देखिए, एंगल इंपॉर्टेंट है। यहां से ये लाइन कितना एंगल बनाता है? ये 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री था, 90 प्लस 30 120, तो ये कितना बचा? प्लस 60। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है 90 डिग्री, ये 30 पहले बता चुके हैं, तो बचा कितना? 60 डिग्री। 90 प्लस 90 180। तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए ये अगर 60 डिग्री का एंगल है, इसका प्रोजेक्शन इधर कितना हो जाएगा? ये F2 है, F2 cos 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी एंगल 60 डिग्री का है, तो ये फोर्स भी कितना हो जाएगा? F3 cos 60 डिग्री। ऐसा हो गया। और
F1 यहाँ पे देखिए F1 जो निकालें, क्योंकि चार्जेस सारे सेम है और डिस्टेंस सारे सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो F1 F2 F3 है सारे वैल्यू सेम होंगे। तो एक निकालते हैं F1, उससे पता चल जाएगा F2 और F3 क्या होता है। तो F1 देखिए यहाँ पे F1 आपने निकाला, डिस्टेंस निकल गया, तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 इनटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना फाइंड किया था आपने, ए से ओ तक 1/√3L 1/√3L का स्क्वायर कूलम्स लॉ। फिर से एक बार लिखता हूं, है ना, यहाँ कांस्टेंट के Q1 Q2 और यहाँ पे R स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 जो हो गए, R स्क्वायर ये अपने फाइंड किया, ठीक है, यहाँ पुट किया और के बदले यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखिए हम 1/4πε0 इनटू ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3Q/L। तो ये F1 आपका कितना आ गया, लिख सकते हैं 3/4πε0Q/L²। अब देखिए जो F1 का वैल्यू है वही वैल्यू F2 का होगा, वही वैल्यू F3। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वही डिस्टेंस ये है और वही डिस्टेंस ये। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू 3/4πε0। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, इसलिए हम एप्सिलॉन आर नहीं लिख रहे हैं। तो ये फाइंड हो गया। अब देखिए आपने ये निकाला था F4, ठीक है, एक फोर्स F1 निकल गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। अब F4 क्या है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो F4 F2 cos 60 F3 cos 60। तो F2 और F3 क्या है, इक्वल। F2 और F3 इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2, है ना, 2 इंटू, ठीक है। अब ये जो F2 F3 है, ठीक, ये क्या निकला है आपका 3 बाय, ये देखिए यही फोर्स F2 भी है, यही फोर्स F3 है, तो यहाँ पे 2 3/4πε0 इनटू cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4πε0, ठीक है। और Q1 यहां पे देखिए ये होता है Q/L²। तो Q/L² तो रहेगा ही। ये हो गया आपका F4। अब देखिए F4 ये है, और सिमिलरली F3 भी यही था। F3 भी क्या था, ये जो F3 था आपने जो निकाला था, F4 निकाले, F1 क्या था, फिर से देख लीजिए आप। F1 एक बार और अगर इससे लिखें तो F4 क्या हो जाएगा 1/4πε0 यहाँ पे Q/L², ठीक है। और डिस्टेंस था तो यहाँ पे क्या आया था आपका 3 आया, L/√3 था तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए F1 और F4 क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जैसे ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर दिया था, वैसे F1 फोर्स F4 को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये फोर्स इक्वल है इस फोर्स के, तो इस चार्ज के कितना फोर्स इक्विवेलेंट आएगा, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q एट सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये क्या हो जाएगा 0। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और भी वीडियो मैं अच्छे डालते रहूंगा 12th के फिजिक्स के लिए, JEE के लिए। आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।